लेक्चर 39 में आज हम लोग फिर से एक महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी कैपेसिटर में कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, यानी कोई कैपेसिटर कितनी ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। आप जानते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करता है, विद्युत ऊर्जा को। वही आज हम देखेंगे कोई कैपेसिटर कितने विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 3 बार पूछ चुका है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर इसको पूछ देता है और कभी कभी यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है। कंपटीशन में भी, चाहे छोटे मोटे कंपटीशन हो या बड़े कंपटीशन हो, यहां से ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चंस पूछता है। तो आइए आज हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं कि आवेशित संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इन अ चार्ज कैपेसिटर। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि किसी कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे करते हैं, कि किसी कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है। तो सुनिए, मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक कैपेसिटर है, ये इस कैपेसिटर का मैं कुछ नाम रख देता हूं। इस पट्टिका का नाम M है और ये दूसरी पट्टिका, ये इसका भी मैं कुछ नाम रख देता हूं, इसका नाम N है। देखिए MN एक कैपेसिटर है, संधारित्र है। अब इस कैपेसिटर को हमें चार्ज करनी है, तो इस कैपेसिटर को किसी सोर्स से जोड़ेंगे, चाहे वो AC सप्लाई हो या DC सप्लाई हो। आपको पता है कि कैपेसिटर DC सप्लाई को रोक देता है, ये DC सप्लाई होने नहीं देता है। क्यों नहीं होने देता, आगे जाकर हम लोग इसको पढ़ेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करने की विधि पढ़ेंगे, अब वहां डिटेल में पढ़ेंगे। ये कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज करनी है, इस कैपेसिटर को। तो चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को एक DC सप्लाई यानी एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये देखिए, इस कैपेसिटर को हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। ये देखिए, ये हमारा एक बैटरी है, सोर्स है, इसको बाहरी सोर्स कहेंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इस बैटरी के पास अपनी एक ताकत है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगले चैप्टर में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो इस बैटरी के पास जो ताकत है, EMF है, जो इसके पास पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल से ये बैटरी क्या करता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को ये धक्का देता है और यहां से चार्ज चलकर जाता है और ये देखिए कैपेसिटर पर जाकर संचित हो जाता है। ये देखिए, 2 चार्ज आया, कैपेसिटर पर संचित हो गया, इधर 2 नेगेटिव। ये देखिए, 2 पहले एक भी चार्ज नहीं था। इस बैटरी ने क्या किया, चार्ज को धक्का दिया और चार्ज यहां से चलकर गया और कैपेसिटर पर जाकर संचित हो गया। अब बैटरी ने क्या किया, पुनः चार्ज को धक्का दिया, चार्ज को धक्का दिया, ये चार्ज गया, फिर से देखिए चार्ज आ रहा है। अब जब यहां से 2 चार्ज जाएगा, ऐसे मान लेते हैं, अब जो ये 2 प्लस जाएगा, इस 2 प्लस चार्ज को इस कैपेसिटर पर आने के लिए अब विरोध का सामना करना पड़ेगा। किसका विरोध, जो 2 प्लस ऑलरेडी यहां पहुंच चुका है। अब देखिए, ये 2 चार्ज जब यहां जाएगा, ऐसे मान लीजिए यहां पहुंचा 2 प्लस, ये 2 प्लस यहां पहुंचा, तो अब ये दोनों प्लस इस दोनों प्लस को क्या करेगा, अपोज करेगा, धक्का देगा, आने देना नहीं चाहेगा कैपेसिटर पर। लेकिन इस बैटरी के पास ताकत है, EMF है, ये क्या करेगा, इसको धक्का मारकर कैपेसिटर पर पहुंचा देगा। ये देखिए, धक्का मारकर पहुंचा दिया। फिर से इस बैटरी ने क्या किया, देखिए पहले 2 चार्ज को बैटरी ने धक्का मारकर यहां तक पहुंचाया, पहले 2 चार्ज को। तो उस समय इस बैटरी को ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, इस सेल को ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि पहले 2 चार्ज को अपोज करने वाला, विरोध करने वाला कोई नहीं था। अब ये जो सेल इस चार्ज को धक्का देकर कैपेसिटर में संचित करवा रहा है, तो धक्का देकर इसको संचित करवा रहा है, इसका मतलब इस सेल के द्वारा वर्क किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। हम साइकिल के पैडल पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, साइकिल आगे चलता है, इसका मतलब हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। उसी तरह ये सेल
चार्ज को धक्का देकर कैपेसिटर तक पहुंचाता है। इसका मतलब इस सेल के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क किया जा रहा है। पहले दो चार्ज को इन्होंने भेजा, तो पहले दो चार्ज को यानी पहले दो चार्ज को भेजने में इसे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, मान लीजिए 2 जूल वर्क करना पड़ा होगा। फिर बाद में जब ये दो चार्ज को भेजा तो बताइए उतना ही वर्क करना पड़ा होगा, 2 जूल ही, या उससे अधिक वर्क करना पड़ा होगा? आंसर उससे अधिक वर्क करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पहले दो प्लस चार्ज को जब ये भेजा था तो उस समय उसका कोई अपोज नहीं कर रहा था, लेकिन जब अगले दो चार्ज को ये भेजेगा तो उसका अपोज करेगा वही दो चार्ज जो ऑलरेडी वहां पहुंचा हुआ है। तो इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा जोर से धक्का देना पड़ेगा, ठठियाकर इसको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर पर भेजना पड़ेगा। तो जब अगला दो यानी दूसरा 2 प्लस चार्ज आएगा तो इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, 4 जूल वर्क करना पड़ा। ये देखिए पहले 2 प्लस भेजा तो ही जूल कार्य करना पड़ा, लेकिन अगला 2 प्लस भेजा तो 4 जूल वर्क करना पड़ा इसको। उसी तरह इन्होंने फिर से 2 पॉजिटिव चार्ज को यहां से धक्का दिया, ये 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचा। अब देखिए अब इस दोनों पॉजिटिव चार्ज का ये चारों मिलकर विरोध करेगा। तो चारों मिलकर विरोध करेगा तो विरोध तो बढ़ गया, क्योंकि ये भी प्लस धक्का देगा। तो जब चारों मिलकर विरोध करेगा तो अब इस सेल को और ज्यादा ताकत से इसको धक्का देना पड़ेगा, और धक्का देकर इसको यहां भेजना पड़ेगा। ये देखिए, तो जब अगला यानी तीसरा 2 प्लस 4 गया तो इस सेल को और वर्क करना पड़ा। ये देखिए 8 जूल वर्क करना पड़ा इस सेल को। उसी तरह फिर से 2 चार्ज इन्होंने भेजा, सेल ने 2 चार्ज भेजा। अब 2 चार्ज जब यहां पहुंचेगा दोनों चार्ज, अब देखिए इस दोनों चार्ज को ये 6 चार्ज मिलकर क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। अब सेल को क्या करना पड़ेगा, और ताकत लगाकर इसको धक्का देकर कैपेसिटर पर भेजना होगा। तो सेल को और ताकत लगाना पड़ता है, यानी सेल के द्वारा चौथे जो 2 चार्ज है उसको भेजने के लिए 12 से 13 जूल वर्क करना पड़ रहा है। इसी तरह ज्यों ज्यों चार्ज को भेजता जाएगा सेल, त्यों त्यों सेल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए सेल के द्वारा किया गया कार्य बढ़ता चला जाएगा, जबकि हर एक बार 2 प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन वर्क क्या होता जाए, देखिए 2 4 8 13 17 21 जूल वर्क होता जा रहा है। ओके, अब इस पर निगेटिव आएगा। मान लेते हैं ये जो टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज Q है, यानी Q चार्ज से हमने इस कैपेसिटर को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। ओके, अब इस Q चार्ज से, इतने चार्ज से इस कैपेसिटर को आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ा, ऐसे ही चला गया चार्ज? नहीं, इस सेल को, इस बैटरी को वर्क करना पड़ा इस Q चार्ज को इस कैपेसिटर पर पहुंचाने के लिए। चार्ज अपने आप कैपेसिटर पर नहीं चला गया, बैटरी ने उसको धक्का दिया, धक्का देकर पहुंचाया, और धक्का देने के लिए बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा, सबको जोड़ लीजिए। ये देखिए आप सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 2 6 8 6 14, और ये 14 7 21 4 25 हो गया, और ये 2 2 4 2 6, यानी 65 जूल वर्क करना पड़ा सेल को। यानी इस टोटल चार्ज को भेजने के लिए सेल को 65 जूल वर्क करना पड़ा है, 65 जूल। तो अब ये 65 जूल वर्क जो सेल ने किया, वो 65 जूल एनर्जी कहां गई, सोचिए, ये 65 जूल एनर्जी कहां गई? आंसर है ये 65 जूल एनर्जी इस कैपेसिटर में संचित हो गया, और इसी एनर्जी को हम कैपेसिटर में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। और आज का टॉपिक भी हमारा वही है कि आवेशित संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। यानी संधारित्र में आवेशित संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगा, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो कितना होगा, जितना सेल के द्वारा यानी बाहरी स्रोत के द्वारा, जो बाहरी स्रोत होगा उसके द्वारा जितना कार्य किया जाएगा, वही कार्य संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो हम लोग 2 लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आवेशित संधारित्र को आवेशित करने के लिए, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए
ये संधारित्र था, इसको आवेशित करने के लिए बाहरी स्रोत के द्वारा कार्य किया जाता है। बाहरी स्रोत कहने का मतलब सेल, बैटरी, जनरेटर वगैरह। किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए बाहरी स्रोत के द्वारा कार्य किया जाता है। बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया कार्य आवेशित संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कहने का मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बाहरी स्रोत के द्वारा किए गए कार्य को लिखेंगे W एक्सटर्नल। ओके, बाहरी स्रोत के द्वारा किए गए कार्य को हम लिखेंगे W एक्सटर्नल। सेल के द्वारा ये किया गया कार्य 65 जूल किसके बराबर होगा? संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये देखिए, ये आपने याद रखनी है। तो कितना विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगा? जितना हम क्या करेंगे, बाहरी स्रोत जितना सेल क्या करेगा, वर्क करेगा, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो खिलौना होता है, मुर्गा, प्लास्टिक का मुर्गा, उसमें क्या होता है, पीछे चाबी होता है और उस चाबी से एक स्प्रिंग कनेक्टेड होता है। हम क्या करते हैं, उस चाबी को ऐंठते हैं, 10 बार ऐंठे और ऐंठ कर हमने फर्श पर छोड़ दिया मुर्गा 5 मीटर गया। ओके, कुछ वर्क किया। अब हमने उस चाबी को 10 बार नहीं 20 बार ऐंठ दिया, 20 बार ऐंठ दिया। अब उस 20 बार ऐंठ कर उस प्लास्टिक के मुर्गे को हमने फर्श पर छोड़ दिया। अब वो मुर्गा टिक 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 करते हुए 5 मीटर नहीं 10 मीटर से भी ज्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि इस बार आपने ऐंठा ज्यादा है। ज्यादा ऐंठने का मतलब ज्यादा आपने वर्क किया, और ज्यादा वर्क करने के कारण उसके अंदर जो प्लास्टिक के मुर्गा के अंदर जो स्प्रिंग है उसमें ज्यादा स्थितिज ऊर्जा संचित हुआ, और ज्यादा ऊर्जा संचित होगा तो वर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा दूर तक चलेगा वो ये मुर्गा जो प्लास्टिक का मुर्गा है, और ज्यादा दूर तक चलेगा तो बच्चा भी ज्यादा देर तक खुश होगा। खैर उसको छोड़िए। तो जितना वर्क करेगा बाहरी स्रोत उतना ही एनर्जी कैपेसिटर में संचित हो जाएगा। यानी U बराबर बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया कार्य। अब हमें निकालना है होगा कितना संचित, इसका फॉर्मूला निकालना है हमें। तो आइए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना संधारित्र Mn की जो धारिता है वो कितनी है, C है। संधारित्र Mn की धारिता कितनी है, C है। माना संधारित्र Mn की धारिता C है, तथा पट्टिकाओं के बीच का ये जो विभवांतर है, ये पट्टिकाओं के बीच का जो विभवांतर है Vm माइनस Vm, उसको क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर संधारित्र के अच्छा, विभवांतर लिखने से पहले संधारित्र के पट्टिकाओं को या संधारित्र को क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। अब पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर, पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर, पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, Vm माइनस Vn। ये देखिए Vm माइनस Vn बराबर क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं, बराबर। अब पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर Vm माइनस Vn बराबर क्या हो जाएगा, याद कीजिए C बराबर होता है Q बटा Vm माइनस Vn। ओके, तो Vm माइनस Vn बराबर क्या होगा, Vm माइनस Vn बराबर
Q और ये C नीचे आ जाएगा Q बाई C। तो Vm माइनस Vn पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा Q बटा C, चार्ज बटा धारिता। और Vm माइनस Vn को हम क्या माने V मान सकते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन C। V क्या है पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, अब यहां से आइए, अब यहां से हम लोग देखिए चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हैं, ये देखिए Vm माइनस Vn, इसका मतलब चार्ज कहां से कहां जा रहा है M से M तक। याद कीजिए मैंने बताया था विभवांतर जब बताया था, Vm माइनस Vn का मतलब चार्ज कहां जा रहा है N से M। N क्या है ऋणात्मक प्लेट है, M क्या है धनात्मक प्लेट है। ऋणात्मक प्लेट को क्या बोलते हैं संघनक पट्टिका, और धनात्मक प्लेट को क्या बोलते हैं संग्राहक पट्टिका। यानी चार्ज को हम संघनक पट्टिका से संग्राहक पट्टिका तक ले जा रहे हैं। अब एक चीज, चार्ज को संघनक पट्टिका से संग्राहक पट्टिका तक ले जा रहे हैं तो कुछ वर्क क्या जा रहा है, कितना वर्क क्या जा रहा है। आंसर है यहां पर जो वर्क क्या जा रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। पहले दो चार्ज को ले जाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, अगले दो चार्ज को ले जाएंगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, अगले दो चार्ज को ले जाएंगे तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी वर्क यहां कांस्टेंट नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटे से चार्ज को N से M तक लाने में क्या गया कार्य निकालेंगे। Q चार्ज को नहीं, छोटे से चार्ज, टोटल चार्ज Q है, छोटा चार्ज को बोलेंगे DQ। तो पहले हम DQ चार्ज को, बैटरी जो DQ चार्ज को भेजेगा उस DQ चार्ज को भेजने में सेल को कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकाल लेंगे, फिर उसको बाद में इंटीग्रेट कर देंगे तो वो निकल जाएगा Q चार्ज को भेजने में क्या गया कार्य। इंटीग्रेशन का काम ही है कि टोटल दे देना हमें। तो हम लोग लिखेंगे DQ चार्ज को, DQ आवेश को संघनक प्लेट N, संघनक प्लेट N से संग्राहक प्लेट M तक, संग्राहक प्लेट M तक लाने में बाहरी स्रोत के द्वारा, यानी सेल के द्वारा, बाहरी या कोई भी सप्लाई के द्वारा, बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया कार्य। अब यहां से देखिए बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया कार्य, तो किया गया कार्य को क्या लिखेंगे W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा। तो याद कीजिए विभवांतर Vm माइनस Vn, दो बिंदु के बीच का विभवांतर बराबर फॉर्मूला आता है W एक्सटर्नल बटा Q। ये मैंने बताया था आपको। तो यहां पर W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा Q गुना Vm माइनस Vn। ये देखिए, तो ये क्या है, आंसर ये है Q चार्ज को कहां से कहां N से M तक लाने में क्या गया कार्य। कितने चार्ज को, Q चार्ज को N से M तक लाने में क्या गया कार्य है। Q चार्ज को N से M तक लाने में क्या गया कार्य है। आज तो हम Q चार्ज को नहीं ले जा रहे, पहले कितने चार्ज को ले जा रहे हैं DQ चार्ज को। तो चार्ज की जगह क्या दे देंगे DQ। छोटे चार्ज को N से M तक लाने में क्या गया कार्य है, तो कार्य भी कैसा होगा छोटा होगा, क्योंकि थोड़ा चार्ज है तो थोड़ा ही वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर वर्क में भी D लगा देंगे। DW एक्सटर्नल का मतलब छोटा सा वर्क, छोटा सा वर्क। देखिए DW एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा DQ गुना Vm माइनस Vn। इसका मतलब है DQ चार्ज को N से M तक लाने में बाहरी वर्क के द्वारा, बाहरी स्रोत के द्वारा ये किया गया कार्य है। उसी तरह DQ चार्ज को N से M तक लाने में बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा DQ गुना Vm माइनस Vn, और वर्क भी क्या होगा छोटा ही होगा, DW एक्सटर्नल ही वर्क होगा। ओके, समझ आया नहीं ये, वर्क बराबर फॉर्मूला ही होता है चार्ज गुना विभवांतर। अब छोटा चार्ज है तो DQ, तो वर्क भी छोटा होगा तो D लगा देंगे यहां पर। याद रखिएगा वर्क बराबर होता है चार्ज गुना विभवांतर। मैं यहां लिख देता हूं, या याद रखिए आप। ओके, अब यहां थोड़ा सा देख लीजिए DW एक्सटर्नल बराबर DQ
और Vm माइनस Vn, Vm माइनस Vn को हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। इसको Vm माइनस Vn को हमने V लिख दिया। अब ये dw एक्सटर्नल बराबर dq गुना v को क्या लिख सकते हैं, q बाई सी, तो v को हमने लिख दिया q बाई सी। ये देखिए ये क्या निकला, आंसर है ये सेल के द्वारा dq चार्ज को n से m तक लाने में क्या गया, कार्य निकला। ओके, अब हमें तो dq चार्ज को भेजना नहीं है, हमें कितना चार्ज को भेजना है, q चार्ज को हमने भेजा है। ये क्या है, dq चार्ज को n से m तक लाने में क्या गया कार्य, हमने कितना चार्ज को भेजा, q चार्ज को, तो q चार्ज को n से m तक लाने में कितना कार्य क्या जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे अतः q आवेश को प्लेट n से m तक लाने में बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया, लाने में क्या गया कार्य, आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ये देखिए इंटीग्रेशन dw एक्सटर्नल बराबर इंटीग्रेशन dq इंटू q बाय सी। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, कहां से कहां इसको चार्ज, देखिए आज वेरिएबल राशि इसमें क्या है, चार्ज, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कहां से कहां चार्ज कर रहे हैं, पहले इसके पास कितना चार्ज था, 0, अब कितना है q, तो 0 से q तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। 0 से देखिए 0 से d दूरी तक नहीं, दूरी आज नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर वेरिएबल राशि कौन है, चार्ज है, चार्ज वेरिएबल है, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो चार्ज पहले 0 था तो लोअर लिमिट 0, अब कितना चार्ज है q, तो 0 से q तक आवेशित किए, तो 0 से q तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आइए आगे देखिए dw एक्सटर्नल इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन dx बराबर x होता है, तो d की जगह तो d है, x की जगह कौन है, w एक्सटर्नल, तो इंटीग्रेशन dw एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, w एक्सटर्नल, ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, w एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा, देखिए c कांस्टेंट है, संधारित्र की धारिता नियत होती है कैपेसिटी, तो इसको बाहर कर देते हैं, यानी 1/c बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर हमारे पास बच गया, अंदर बच गया q इंटू डी क्यू, 0 से q, तो w एक्सटर्नल बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/c। अब q डी क्यू इंटू, ये देखिए इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, कई बार मैं इसको बताया हूं, इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लिखेंगे x²/2। अब क्यों होता है, तो मैथमेटिक्स में कई बार इसको पहले भी बता चुका हूं, जब मैं विभव का व्यंजक निकाल रहा था, x⁻n+1/n+1 फॉर्मूला से। ओके, तो यहां पर देखिए q dq है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q²/2, ये लिमिट 0, ये लिमिट q, पुट कीजिए 1/c, इस q के जगह एक बार अपर लिमिट q/2, माइनस कर देंगे इस q के जगह एक बार 0 का स्क्वायर/2, देखिए ये तो समाप्त हो जाएगा, इसलिए w एक्सटर्नल बराबर आ गया q²/2c। ये देखिए ये क्या निकला, ये निकला q चार्ज को भेजने में बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया कार्य, यानी q चार्ज को जो हमने इस कैपेसिटर तक भेजा है, बाहरी स्रोत को कितना वर्क करना पड़ा, q²/2c, और जो बाहरी स्रोत के द्वारा कार्य किया जाता है वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या लिखेंगे, अतः संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, अतः संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या आपने लिखा था, W एक्सटर्नल, बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया कार्य, इसीलिए U बराबर आ गया, W एक्सटर्नल कितना है
क्यू स्क्वायर बटा 2c। ये देखिए, ये देखिए u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। याद कीजिए, मैंने किसी दिन इसकी चर्चा भी क्या होगा, तो आज से दिमाग में सेट कर लीजिए, किसी संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब यहां पर एक चीज प्रॉब्लम है कि स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए इस फॉर्मूला का हम ज्यादा उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? इस फॉर्मूला का इसलिए उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए, और चार्ज को एक्सक्यूज मी और चार्ज को हमें क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इस फॉर्मूला से हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए देखिए सी तो दिया रहेगा संधारित्र की धारिता, लेकिन चार्ज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमारी कैलकुलेशन आगे चली जाएगी, लंबा हो जाएगी। तो हम एक ऐसा फॉर्मूला लाएंगे स्थितिज ऊर्जा का जो पहले से कैलकुलेटेड हो, जो चीज हमें पहले से मालूम हो। जैसे आप पुट कर दीजिए इसमें, पुट Q बराबर क्या होता है, सी भी होता है भाई, C बराबर होता है Q बटा V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C गुना V, C भी। तो यहां पर Q के जगह C भी पुट कर देते हैं, कर दीजिए, तो U बराबर हो जाएगा Q के जगह C भी, तो स्क्वायर है तो C का स्क्वायर हो जाएगा और V का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बच गया, 2C। देखिए एक C कैंसल, इसीलिए U बराबर हो जाएगा, देखिए 1/2 यानी हाफ, ये C और ये V स्क्वायर। ये देखिए, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये फॉर्मूला हम लोग ज्यादा यूज करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालने के लिए, क्योंकि धारिता तो हमें पहले से पता है और वोल्टेज विभवांतर भी हमें पता रहता है, वो तो सप्लाई से पता चल जाएगा कितना का सप्लाई हम जोड़े हुए हैं, तो इसमें किसी चीज को हमें कैलकुलेट करना नहीं पड़ता है। ये ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछेगा कि किसी संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो आप यहां तक जरूर करके छोड़िए, हाफ सी भी स्क्वायर। ये संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। सी दे दे, भी दे दे, संधारित्र में संचित ऊर्जा हम निकाल लेंगे, सी दे दे, क्यू दे दे, फिर भी संधारित्र में संचित ऊर्जा हम लोग निकाल लेंगे। एक और फॉर्मूला मान लीजिए, पुट कर दीजिए, पुट Q बराबर सी भी, तो यहां देखिए U बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला, Q गुना Q बटा 2C, यही ना, देखिए Q स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं Q गुना Q। अब U बराबर Q के जगह, देखिए Q के जगह C भी रख देते हैं, Q और एक Q के जगह C भी, देखिए यहां दोनों Q के जगह C भी रखे तो इसलिए स्क्वायर हो गया, यहां एक ही जगह एक Q तो लिख ही दिए, एक Q के जगह C भी बटा 2C, C कैंसल, इसीलिए U बराबर आ गया हाफ Q इंटू V। ये देखिए, चार्ज और वोल्टेज दे दे फिर भी हम स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आज से दिमाग में सेट कर लीजिए, किसी संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C, या U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, या U बराबर हाफ Q इंटू भी हम लोग यूज करेंगे। और स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से हम लोग सूचित करेंगे हमेशा, इसको याद रखिएगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इतना कर दीजिए, आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन कब कब पूछा हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं, या पहले एक और चीज देखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कैसे पूछता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। हाफ सी भी स्क्वायर दिमाग में सेट कर लीजिए, संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए विद्युत ऊर्जा घनत्व। अच्छा एक चीज, संधारित्र में संचित ऊर्जा अभी आपने क्या पढ़ा, हाफ CV²। अब ये ऊर्जा संधारित्र में कहां संचित होता है, प्लेट पर या प्लेट के बाहर या प्लेट के बीच। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा हमेशा विद्युत क्षेत्र में संचित होता है। और विद्युत क्षेत्र कहां होता है संधारित्र पर, प्लेट पर या प्लेट के बाहर या प्लेट के बीच। आंसर है प्लेट के बीच। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमेशा विद्युत क्षेत्र में संचित होता है। और समानांतर पट्टिका संधारित्र या संधारित्र में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पट्टिकाओं के बीच होता है। इसीलिए संधारित्र में जो स्थितिज ऊर्जा संचित होगा वो पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र में होगा। क्लियर। ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहां संचित होगा संधारित्र में, पट्टिकाओं के बीच होगा। क्यों, क्योंकि पट्टिकाओं के बीच ही विद्युत क्षेत्र होता है और विद्युत क्षेत्र में ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है। ओके। अब ये ऊर्जा घनत्व देखिए, जब भी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक पूछेगा तो उसके साथ ऊर्जा घनत्व जरूर पूछेगा कि ऊर्जा घनत्व का भी व्यंजक प्राप्त करें। अब ये विद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक कोई कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को Q आवेश से आवेशित किया गया, Q आवेश से आवेशित किया गया। ओके। अब इसका जो ये आयतन है, ये देखिए, ये इस कैपेसिटर का वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन V। ये V आयतन है और ये स्थितिज ऊर्जा संचित कहां होगा, इसी आयतन में संचित होगा। मान लीजिए कि इस कैपेसिटर का जो आयतन है, वॉल्यूम है, पट्टिकाओं के बीच का जो आयतन है वो है वॉल्यूम V बराबर है ये 3 घन मीटर। अब इस पूरे 3 घन मीटर में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित हुआ U, वो हो गया हमारा 3 घन मीटर में विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो संचित हुआ वो हमारा हो गया 15 जूल। कितना जूल, 15 जूल। देखिए एक कैपेसिटर है, उसका आयतन 3 घन मीटर है और उस 3 घन मीटर आयतन में 15 जूल स्थितिज ऊर्जा संचित होता है। यानी 3 घन मीटर में कितना, 15 जूल। तो एकांक घन मीटर में कितना होगा, 15 जूल बटा 3 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5 जूल पर घन मीटर। अब देखिए ये 5 क्या है, आंसर ये स्थितिज ऊर्जा है। ये 15 क्या है, ये भी स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन ये जो 15 है ये पूरे आयतन में है और ये जो 5 है ये एकांक आयतन में है। तो एकांक आयतन में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगा उसी को हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा घनत्व कहेंगे। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं। विद्युत ऊर्जा घनत्व को ये देखिए स्मॉल u और e से सूचित करेंगे। ये देखिए स्मॉल u, कैपिटल U देंगे तब तो वो स्थितिज ऊर्जा, स्मॉल u और उसके नीचे e लगा देंगे तो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा घनत्व। तो विद्युत ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 5 विद्युत ऊर्जा घनत्व है और ये किसके बराबर होगा, 15 जूल। देखिए क्या है u और ये 3 क्या है v, यानी विद्युत ऊर्जा घनत्व बराबर हो जाएगा u यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा बटा v आयतन। ये देखिए, तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, v u बटा v। यानी इसका परिभाषा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे u और नीचे e एक्सटेंड कर देंगे, u e द्वारा सूचित किया जाता है। u e बराबर क्या हो जाएगा, u बटा v हो जाएगा, जहां पर u स्थितिज ऊर्जा है, v आयतन है पट्टिकाओं के बीच संधारित्र का और u e क्या है, विद्युत ऊर्जा घनत्व है। अब विद्युत ऊर्जा घनत्व 2 है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब एकांक आयतन में कितना जूल ऊर्जा संचित होगा, 2। विद्युत ऊर्जा घनत्व 20 है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब एकांक आयतन में कितना संचित होगा ऊर्जा, 20 जूल ऊर्जा संचित होगा, याद रखिएगा। और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आपने भी देखा जूल पर घन मीटर हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। अब इसका व्यंजक हम प्राप्त करते हैं, व्यंजक
क्वेश्चन करके मैं देता हूं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। सॉरी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊर्जा घनत्व दीजिए। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का तो हम प्राप्त, विद्युत ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें विद्युत ऊर्जा घनत्व का। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पट्टिकाओं के बीच की जो दूरी है वो कितना है, d है, और पट्टिकाओं के आच्छादक सतह का क्षेत्रफल a है, और ये mn एक समानांतर पट्टिका क्या है, संधारित्र है। ये भाषा लिख देंगे, माना mn एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है जिसमें पट्टिकाओं के ये आच्छादक सतह का क्षेत्रफल a है तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितना है, d है। ओके, अब इस समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता लिख लेते हैं, कितनी है, c। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता c, और संधारित्र की धारिता c बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a बट्टा t। ये देखिए संधारित्र की धारिता का ये फॉर्मूला होता है जिसको मैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में प्रूव कर चुका हूं कैपेसिटर में, कि संधारित्र की धारिता c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बट्टा t। ओके, अब संधारित्र पर आवेश लिख लेते हैं, यानी q आवेश से संधारित्र पर आवेश, कितना आवेश है, q है। पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर Vm माइनस Vn, पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर कितना है, Vm माइनस Vn। आप इसको V भी लिख सकते हैं, Vm माइनस Vn। पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर आपका निकल गया। देखिए, हमें U निकालना है और क्या निकालना है, V निकालना है। विभवांतर आपने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, इस संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं, सारा चीज ये मैं पहले निकाल चुका हूं। संधारित्र की धारिता ये पहले निकाला जा चुका है, संधारित्र पर आवेश Q है, संधारित्र का विभवांतर V है, संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा अभी मैंने निकाला U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच का आयतन, पट्टिकाओं के बीच का आयतन V। अब आयतन V और आयतन बराबर मैंने बताया था एरिया गुना D, AD। एरिया को किसी एक छूटे हुए डायमेंशन से गुना कर देंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ 37 या 36 वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा कि जो संधारित्र जो वॉल्यूम होता है वो एरिया गुना कोई एक डायमेंशन। ओके, AT V बराबर AT, और ये जो D है ये D है, और ये जो एरिया है ये प्लेट का ये एरिया, ये आच्छादक सतह का क्षेत्रफल। ओके, अब विद्युत ऊर्जा घनत्व के फॉर्मूला से विद्युत ऊर्जा घनत्व के परिभाषा से, अब देखिए विद्युत ऊर्जा घनत्व UE बराबर क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बटा V। अब UE बराबर U क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो कितना है, हाफ CV स्क्वायर। विद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर बटा V। आयतन को क्या लिख सकते हैं, AD। ओके, करते चलिए, UE बराबर हाफ C के जगह क्या लिख सकते हैं, ये देखिए C के जगह एप्सिलॉन नॉट A बटा T, तो इस C के जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बटा T गुना ये क्या है V स्क्वायर, और नीचे क्या है AD। ये देखिए A कैंसल हो जाएगा, तो UE बराबर हमारे पास आ गया
ये देखिए एप्सिलॉन नोट, ये हाफ तो हाफ रहेगा, हाफ है तो हाफ रहेगा, एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर बटा ये डी नीचे आएगा, डी गुना डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब पुट करेंगे, पुट कीजिए, v बराबर याद कीजिए क्या होता है, ईडी, बताए थे हमने, v बराबर ईडी फॉर्मूला होता है, बहुत दिन से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। तो v के जगह ईडी पुट कीजिए, तो यू ई बराबर हमारे पास हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन नोट है, और v के जगह क्या पुट कर देंगे, ईडी, ये हो जाएगा e का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। v के जगह ईडी पुट करेंगे, स्क्वायर है तो e का स्क्वायर डी का स्क्वायर, और देखिए नीचे क्या है, डी स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, हाफ की जगह हाफ, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन, डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर, और v की जगह ईडी पुट कर दिया, तो ये हो गया ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कैंसिल, इसीलिए यू ई बराबर हो गया हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। ये देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा घनत्व यू ई बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। तो विद्युत ऊर्जा घनत्व किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, देखिए विद्युत ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। और कैसे व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित है, विद्युत ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है, इसको याद रखिएगा। ये विद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो गया। अब आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा, दोनों एक साथ पूछेगा, विद्युत स्थिति ऊर्जा हाफ सी बी स्क्वायर कहेगा साबित कीजिए, और कहेगा उसके साथ विद्युत ऊर्जा घनत्व का भी फॉर्मूला निकालिए। ये देखिए एक बार आपका बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, कहता है कि धारिता को, लॉन्ग क्वेश्चन में धारिता को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक लिखे, उसको तो कर ही देना है शुरू में ही। अब देखिए कहता है सिद्ध करें कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ सी बी स्क्वायर होता है। कहता है सिद्ध कीजिए कि समानांतर पट्टिका संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ सी बी स्क्वायर। तो इससे पहले मैंने सिद्ध किया। फिर आगे देखिए कहता है इसके आधार पर विद्युत ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करें, विद्युत ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करें। ये देखिए यही कहता है प्राप्त करने के लिए, यानी पहले हाफ सी बी स्क्वायर सिद्ध कर देना है, उसके बाद ये कर देना है, इतनी विद्युत ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कर देना है। ये 2010 में पूछा है, 2018 में भी एक बार यही क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए 2018 में कैसे पूछा है, ये देखिए कहता है किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें, वो तो कर देना है, मैंने दो बार लिखा है। अब आगे कहता है किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें, समानांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी क्या निकालना है, हाफ सी बी स्क्वायर, वो निकाल दिया। इसी में कहता दिखाइए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर होता है। कहता है दिखाइए कि संधारित्र में जो ऊर्जा घनत्व होता है वो हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर होता है, हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर होता है। इसको दिखा देना और वो देख लेगा, देखेगा तो आपको मार्क्स दे देगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ओके, अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि देखिए ये प्लस है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अपनी ओर खींचता होगा और ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट को अपनी ओर खींचता होगा, यानी दोनों प्लेट एक दूसरे को खींचता होगा। वही देखेंगे कितना आकर्षण बल से, कितना फोर्स से खींचता है। यानी 3-4 टॉपिक में, 3-4 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड समाप्त हो जाएगा। आज के क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।